हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का क्लास 12th का 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए अकाउंटेंसी का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उस मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव भी करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, फिर चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। साथ ही साथ पूरा का पूरा कॉमर्स में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अपलोड कर रहे हैं 2025 के लिए, 2024 का जो आया था, 2023 का, 2022 का, सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। सबका लिंक एक प्लेलिस्ट में बना के दे दिए हैं जिसका नाम है मॉडल पेपर 2025, 24, 23, 20, 22। तो वो मॉडल पेपर का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर आप वहां से देख लेना। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी प्लेलिस्ट बना करके दे दिए हैं, वहां से भी जाके जो भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर या पीवाई क्यूज करना होगा उसको कर लेना। ठीक है, चलो अब जल्दी से अपना कॉपी और पेन निकाल लो और कॉपी में 1 से लेकर के 30 तक नंबरिंग कर लो। हम अभी बताते जाएंगे और उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके रखना, क्योंकि इन सबका पीडीएफ हम पहले ही टेलीग्राम चैनल पे दे चुके हैं। चलो आओ अब एक एक करके हम लोग इसका सारा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। ठीक, एकदम अच्छे तरीके से देखना, एकदम अच्छे तरीके से सुनना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे अच्छा से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे बोल रहा है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को उसके द्वारा फार्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द absence of partnership deed, the allowable rate of interest on amount advanced by the partner to the farm will be। जब कभी भी कोई भी पार्टनर फार्म को एडिशनल कैपिटल या एडिशनल लोन या एडवांस पैसा ला करके देता है तो उस पे जो फार्म होता है वो उसको 6% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देता है। रूल है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कितना देना है तब उतना देगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला, पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, तो उस समय में रूल है प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन एडिशनल लोन, उस पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ना तो किसी को सैलरी मिलेगा, ना रेंट मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोल रहा है, साझेदार का फार्म से संबंध होता है। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फार्म इज दैट। तो एक जो पार्टनर होता है वो फार्म का ओनर भी होता है और ओनर के साथ साथ एजेंट भी होता है, दोनों होता है। ओनर भी होगा और ओनर के साथ साथ वो एजेंट भी होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्वामी एवं एजेंट का, स्वामी एवं एजेंट का, ओनर एंड एन ओनर एंड एजेंट बोथ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साझेदारों के आहरण की तिथि ना दी हुई हो तो कितने समय का ब्याज लगाया जाता है। इन द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फॉर हाउ मच टाइम। सिंपल सा बात है, जब कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बोलता है कि कौन सा पार्टनर जो है वो किस डेट को, यानी पर मंथ का ओपनिंग, पर मंथ का क्लोजिंग, पर मंथ का मिडिल, क्वार्टर ईयर का ओपनिंग, क्वार्टर ईयर का क्लोजिंग, डेट मेंशन नहीं रहता है कि पार्टनर कब फार्म से कैपिटल विड्रॉ किया है, तो उस समय जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगता है उसका जो एवरेज पीरियड होता है वो 6 महीनों का होता है। कितने, क्या, 6 महीनों का। कई सारे क्वेश्चन में ना ये आपको 12 महीना करके दिखेगा, लेकिन 12 महीना गलत है, इसलिए इसको सुधार के रखना। 6 महीनों के लिए यानी कि आधा, 6 महीने के लिए उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पूछ रहा है हम लोगों को। 4 नंबर में हमको पूछ रहा है त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो। तो हमको पता है ना, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस न्यू अनुपात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेन को पेज में हर चीज को अच्छा से नोट डाउन करके रखते जाओगे, ठीक है ना, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड रुकना, ये थोड़ा और इसको जूम करने का दिखाने का कोशिश करते हैं ताकि अच्छा से बता सके। अरे भाई, ये तो जूम ही नहीं हो रहा है, एक सेकंड देना हमको। हाँ, थोड़ा बड़ा कर दिए ताकि अच्छा से दिख जाए आप लोग को। देखो, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, ख्याति, किसी फार्म की प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्य को ख्याति कहा जाता है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ए फार्म इज कॉल्ड गुडविल, ये गुडविल का डेफिनेशन होता है।
आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर। वो जो न्यू पार्टनर एक फर्म में एडमिट होकर के आता है और अपने लिए अपने साथ वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, जो वो फर्म को देता है, वो क्यों देता है? तो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए देता है क्योंकि न्यू पार्टनर को आते ही प्रॉफिट में शेयर चाहिए। तो न्यू पार्टनर को जो प्रॉफिट में शेयर मिलता है, वो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाके देता है, ठीक है? अपने हिस्से के प्रॉफिट के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में उसको हिस्सा चाहिए, इसलिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला करके देता है, ठीक है? 6 का आंसर होगा बी नंबर। ठीक, आते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो, 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या बोल रहा है? बोला गया है पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि समायोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। आप एक चीज याद रखना, कोई भी ऐसा अकाउंट जिसको बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, उस अकाउंट को हम लोग आपका नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम है, यह भी नॉमिनल अकाउंट है। साथ ही साथ रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ठीक। और अगर बात करता है, मान लो कि करेंट अकाउंट क्या है, तो बोलना करेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो यहां बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, वो एक क्या कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र खाता, ठीक है। यहाँ हिंदी गलत लिखा है, नाम मात्र खाता होता है, ठीक है। चलो आगे बोला गया है साझेदारी की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन ए फार्म पेमेंट आर मेड फ्रॉम, यानी पेमेंट आर मेड टू होता है। यहाँ बोला गया है कि जब कोई पार्टनर फार्म से डेथ कर जाता है, तो डेथ करने वाला पार्टनर का जो अमाउंट है वो किसको मिलेगा? तो सिंपल सा बात है, उसका जो नॉमिनी होगा, उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, उसको दिया जाता है उत्तराधिकारी के खाते में, यानी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसको समझा सके। अब देखो, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और हम हमेशा समझाते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमेशा आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ना, इंग्लिश में ही सोल्व करना, ठीक है, ताकि वो ज्यादा अच्छा से समझ में आए। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल है। एक्स वाई एन जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। जेड डाइड, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। बोला कि एक्स, वाई और जेड एक फार्म में पार्टनर हैं, तीनों मिलके फार्म को चलाता है। ओल्ड रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/6। डेड, जेड डेट कर गया, अब न्यू रेशियो निकालने बोल रहा है एक्स और वाई का। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पहले हम लोग लिख सकते हैं। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ एक्स, वाई और जेड एक फार्म में पार्टनर है। रेशियो है 1/2:1/3:1/6। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा ना, इन सबका यहाँ पे बेस बराबर करना। यहाँ पे 2 है, 3 है, 6 है, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो सबका बेस यहाँ 6 रहना चाहिए नीचे, नियम यही है। तो उसके लिए 2 से 6 को डिवाइड करो, यानी भागा दो। 3 बार में कटेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से 6 को डिवाइड करो, 2 बार में कटेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 होगा। 6 से 6 को डिवाइड करो, 1 बार में कटेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 होगा। यानी रेशियो होगा 3:2:1। यानी देखो, जो ओल्ड रेशियो आपको 1/2, 1/3 और 1/6 दिख रहा था, वो एक्चुअल में क्या है? 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि कौन डेथ कर गया बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डेथ कर गया है जेड। अब देखो, एक्स, वाई और जेड ये 3 पार्टनर था, रेशियो था 3:2:1। कौन डेथ कर गया बोल रहा है? एक्स डेथ कर गया। अगर एक्स डेथ कर गया है तो ठीक है ना, एक्स को छुपा दो ना, एक्स का शेयर को छुपा दिए, लो छुपा दिए। तो जेड डेथ कर गया, जेड का शेयर को छुपा दिए। उसके बाद एक्स और वाई का क्या शेयर बच गया? 3:2 बच गया, बचा। तो 3:2 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, 3:2 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर बात है मेरा? आ गया बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में एक और फॉर्मूला हम लोगों को दे दिया, ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को एक और फॉर्मूला दे दिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। क्वेश्चन में बोल रहा है गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो भाई गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला, यानी गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है? तो सिंपल सा बात है, याद रखना। अगर क्वेश्चन में बोलता सेक्रीफाइस रेशियो कब निकाला जाता है, यानी त्याग अनुपात, तो याद रखना त्याग अनुपात निकाला जाता है एडमिशन के टाइम में।
जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन होता है, तब सैक्रिफाइस रेशियो। और क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है कि गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है, तो याद रखना गेनिंग रेशियो आपका निकाला जाता है रिटायरमेंट और डेथ के समय में। किसके समय में? रिटायरमेंट एंड डेथ के समय में निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है गेनिंग रेशियो कब निकालेंगे, तो अवकाश ग्रहण के समय, एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और अगर क्वेश्चन में बोलता सेक्रीफाइस रेशियो कब निकालते हैं, तो बोलना एडमिशन के टाइम पे। जितना भी एक्स्ट्रा नोट्स लिखवाते जा रहे हैं उन नोट्स को भी नोट डाउन करते हुए जरूर चलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या इसको? हाँ, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है साझेदारी फार्म के विघटन पर खाता खोला जाता है। यहाँ भी गलत लिख दिया है। एन अकाउंट इज ओपनड एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म। तो जब कभी भी पार्टनरशिप फार्म का डिजुलेशन होता है तो चलो देखते हैं, यानी कि समापन होता है तो कौन सा खाता खोला जाता है। सबसे पहले बोल रहा है वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट ही खोला जाता है डिजुलेशन के टाइम पे। पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट ये खोला जाता है साझेदारी फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में। रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में यानी साझेदारी फार्म का पुनर्गठन के समय में ये खाता खोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये खोला जाता है फंडामेंटल के समय में। जब पार्टनरशिप फार्म आप लोग अगर फंडामेंटल पढ़ोगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, तब वहां पे खोला जाता है। ठीक, तो रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है फार्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खातों को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन द डिजुलेशन ऑफ ए फार्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो जब कभी भी पार्टनरशिप फार्म का डिजुलेशन होगा उस समय में अगर किसी पार्टनर्स का लोन बकाया है तो उस लोन को उसी पार्टनर्स के लोन अकाउंट में भेजेंगे। अगर ए का लोन है तो ए का लोन अकाउंट खोलेंगे, बी का लोन है तो बी का लोन अकाउंट खोलेंगे, सी का लोन है तो सी का, यानी जिस पार्टनर्स का लोन अकाउंट है उसको उसी पार्टनर के लोन अकाउंट में भेजेंगे। तो देखो कहीं पे पार्टनर्स लोन अकाउंट बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कहीं भी इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, संयुक्त पूंजी कंपनी है ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन पूछ रहा है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। संयुक्त पूंजी कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है। 13 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को क्या बोल रहा है। बोला गया है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर। तो 2013 में कंपनी का, इंडिया का जो नया कंपनी एक्ट बना था उसमें याद रखना जो न्यू बैलेंस शीट आजकल जो वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट बनता है, जो लंबवत आर्थिक चिट्ठा बनता है, याद रखना वो बनता है आपका अनुसूची 3 भाग 1 यानी कि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। इसके रिगार्डिंग बनता है आजकल बैलेंस शीट। इसके रिगार्डिंग क्या बनता है? बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा बनता है। इसके बाद अनुसूची 3 भाग 2 इसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके रिगार्डिंग क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आय व्यय विवरण खाता जो है वो शेड्यूल 3 पार्ट 3 शेड्यूल 2 में बनता है और ये बनता है पार्ट 1 शेड्यूल 3 में। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। ठीक, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन करके जरूर इन चीजों को रखोगे आप लोग। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया है आदत योजना पर अधिकतम ब्याज दिया जाता है, लिया जाता है। अधिकतम ब्याज जिया क्या क्या लिख रहा है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज मैक्सिमम एट। देखो हम बता रहे हैं जब कभी भी कोई शेयर होल्डर कंपनी का शेयर खरीदता है और वो उस शेयर का पेमेंट नहीं कर पाता है, यानी शेयर में कॉल्स इन एरियर अगर हो गया है, शेयर्स में क्या हो गया है? कॉल्स इन एरियर्स अगर हो गया है, तो याद रखना कॉल्स इन एरियर पे 12% कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करता है। और वहीं अगर कोई शेयर होल्डर किसी शेयर का पैसा एडवांस में दे दे तो कंपनी उसको कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट 10% देता है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस यानी मांगने से पहले अगर वो कंपनी को पैसा दे दिया तो कॉल्स इन एडवांस पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसको याद रखोगे। कॉल्स इन एरियर पे 12% इंटरेस्ट कंपनी काटता है, 12%। और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है?
10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देता है। ठीक है, क्लियर बात है, हो गया। चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोगों को क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोल रहा है संचित पूंजी का अर्थ है रिजर्व कैपिटल मीन्स। तो रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी सिर्फ तब मांगता है जब कंपनी को बंद करने का बारी आता है, यानी आभाचित आयाचित होना चाहिए। वो समझ में नहीं आ रहा है, मॉडल पेपर एक तो इतना दिन के बाद निकाला और उसमें भी किसी किसी का आंसर गलत, और प्लस जो क्वेश्चंस दिया है उसमें ना तो हिंदी ढंग से पूछा है ना इंग्लिश ढंग से पूछा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई गवार आदमी मॉडल पेपर बना करके दे दिया है। मतलब उसको दोबारा उसका प्रूफ रीडिंग भी नहीं किया, एक बार उसको चेक भी नहीं किया दोबारा। इतना मतलब भयानक बोर्ड है रे भाई। देखो क्वेश्चन, हाँ, आयाचित पूंजी का प्रार्थिक भाग द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल, यानी वो कैपिटल जो सब्सक्राइब तो हुआ है लेकिन कंपनी उसको अभी तक नहीं मांगा, और ये पैसा कंपनी तभी मांगता है जब कंपनी का विघटन होता है, यानी कंपनी का विंडिंग अप होता है, यानी कंपनी को जब बंद करेंगे तब मांगा जाता है इसको। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है। बोला गया है टू होम डिविडेंड इज गिवन एट ए फिक्स रेट ऑफ द कंपनी। पहली बात ये समझ लो कि अगर बात बोल रहा है डिविडेंड देने का यानी लाभांश देने का, तो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को, यानी लाभांश अंशधारियों को दिया जाता है। अब शेयर दो तरीके का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इसमें भी दो तरीके का होगा, एक होगा इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश, और एक होगा आपका प्रेफरेंस शेयर यानी कि पूर्वाधिकार अंश। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है कंपनी उसमें ही, प्रेफरेंस शेयर में ही कंपनी पहले बता देता है कि कितना इंटरेस्ट तुमको हम देंगे, तुमको 6% देंगे, तुमको 10% देंगे, तुमको 8% देंगे, पहले लिख देता है। इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखता है। तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले ही बता दिया जाता है कि भाई तुमको कितना शेयर पे हम डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो ये बताया जाता है पूर्वाधिकार अंशधारियों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को बचा वाला पैसा मिलता है। और याद रखना अगर बात बोलता है कि इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, ब्याज, तो याद रखना ब्याज डिवेंचर्स को दिया जाता है, डिवेंचर होल्डर में, यानी डिवेंचर्स को ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखोगे। क्लियर है मेरा बात। ठीक है, चलो हटाएं इसको। ठीक, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है एक एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। तो एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 20 होगा। देखो हम बता रहे, अगर बात करता है एक प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है निजी कंपनी का, तो याद रखना प्राइवेट कंपनी में मिनिमम यानी कम से कम 2 लोग चाहिए, और मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक 200 लोग। और यहीं अगर प्राइवेट की जगह अगर आपको एग्जाम में पब्लिक कंपनी वो दे दे, पब्लिक कंपनी का मतलब होता है आपका सार्वजनिक कंपनी, अगर आपको दे दे, आपको अगर सार्वजनिक कंपनी आपको दे दे, अगर सार्वजनिक कंपनी, तो याद रखना सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 7 होगा, यानी कम से कम 7, और मैक्सिमम अधिक से अधिक, अधिकतम जो होगा वो नो लिमिट होगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। और अगर लिमिट होगा तो नंबर ऑफ इशूड शेयर के बराबर, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स के बराबर, कंपनी जितना शेयर्स इशूड करेगा उतने के बराबर उसका होगा। ठीक है, इसको याद रखना, इन चीज को पहले स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लो तब हम हटाएंगे। ठीक है, ले लिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। और अगर लिमिट होना रहा तो ये जितना पब्लिक कंपनी शेयर इशू करेगा उतने के बराबर। अगर 10,000 नंबर ऑफ शेयर इशू किया तो 10,000 शेयर होल्डर होगा, अगर सबको एक एक दिया। अगर 10,000 शेयर इशू किया था और 10,000 शेयर को अगर मान लो 10 आदमी खरीदा, तो 10 आदमी उसका मेंबर हो गया। ठीक है, आया समझ में, हो गया यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है ऋण पत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डिवेंचर है, ऋण पत्र है। तो याद रखना डिवेंचर एक ऋण का प्रमाण पत्र है, यानी डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऋण पत्रधारी होते हैं डिवेंचर होल्डर्स आर। अच्छा, जो पब्लिक कंपनी का डिवेंचर खरीदता है वो कंपनी का सिर्फ और सिर्फ कंपनी का लेनदार होता है, यानी कंपनी का क्रेडिटर्स होता है। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर्स होता है, लेकिन कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होता है ना, ऋण पत्रधारी कंपनी का ओनर होता है, याद रखना।
ठीक है। और डिवेंचर होल्डर्स जो होता है, डिवेंचर होल्डर्स जो होता है वो कंपनी का क्रेडिटर्स होता है, कंपनी का क्रेडिटर्स होता है। ठीक है, इन चीजों को याद रखोगे, जो भी एक्स्ट्रा चीज लिखवाते जा रहे हैं सबको नोट डाउन करके जरूर रखोगे। ठीक है, चलो आगे। अब आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है नए सेबी दिशा निर्देश के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन के डॉट के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय में स्थानांतरित करना अनिवार्य है। एज पर न्यू सेबी गाइडलाइंस एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू डॉट ऑफ द, सिंपल बता दे रहे हैं, सेबी एक नया नियम बना है कि देखो भाई, तुमको जब डिवेंचर को रिडम्पशन करना होगा, जब तुमको डिवेंचर का भुगतान करना होगा, ऋण पत्रों का भुगतान करना होगा, तो भुगतान के समय तक तुमको 25% रिजर्व बचा के रख लेना है। ठीक है, कितना परसेंट? 25%, 25% बचा के रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीआरआर। ठीक है, ये नया है, बदलते रहता है हर साल। इस साल का डीआरआर आपका है आपका 25%। बोला गया है 22 नंबर क्वेश्चन पे वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एक वित्तीय विवरण मौद्रिक सूचना दर्शाता है, यानी मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को बताता है। मॉनेटरी मतलब पैसा, पैसा से रिलेटेड चीजों को बताता है कि कौन सा चीज कितना है, क्या नहीं है, एसेट कितना का है, कैपिटल कितना का है, लाइबिलिटी कितना का है, करंट एसेट कितना है, करंट लाइबिलिटी कितना है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, सबका मनी बताता है, वो सबका रुपया में बताता है। 22 हो गया। 22 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखो जी, 23 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, वित्तीय विवरण वित्तीय विश्लेषण के अनुसार अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। तो भाई फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि वित्तीय विवरण बनाते समय तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी बनाते हैं, समान आकार के विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बनाते हैं, लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम मेरा फेवरेट है, तुम मेरा फेवरेट नहीं है, सब बनाते हैं सब। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बोल रहा है आदर्श शीघ्र अनुपात है आइडल क्विक रेशियो इज। तो याद रखना आइडल क्विक रेशियो 1:1 होता है। और इसी के जगह अगर आइडल करंट रेशियो पूछता, अगर आइडल करंट रेशियो, तो याद रखना आइडल करंट रेशियो यानी आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। या तो ये क्वेश्चन, नहीं तो ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। याद रखना आइडल करंट रेशियो आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है, और आइडल क्विक रेशियो जिसको आइडल एसिड रेशियो भी बोलते हैं, आदर्श त्वरी अनुपात या शीघ्र अनुपात, वो होता है 1:1। याद रखोगे इसको। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट। तो भाई लैंड यानी भूमि फिक्स एसेट है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, लिक्विड एसेट यहां से मेरा होगा लिक्विड। निम्नलिखित में से कौन तरल संपत्ति है। स्टॉक को तो हम लोग लिक्विड एसेट में शामिल नहीं करते हैं, स्टॉक को नहीं शामिल करते हैं, डेटर को शामिल करते हैं। ठीक है, स्टॉक को नहीं शामिल किया जाता है, डेटर, डेटर मेरा लिक्विड एसेट होगा, क्योंकि स्टॉक को तो घटा देते हैं लिक्विड एसेट से। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे। देखिए 26 पे बोल रहा है स्टॉक आवृत्ति अनुपात है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज। इन सब में से स्टॉक टर्नओवर किसमें शामिल होता है, तो स्टॉक टर्नओवर जो है वो निष्पादन अनुपात यानी कि एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो में स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है। एक्टिविटी रेशियो बोलो या इसको टर्नओवर रेशियो भी हम लोग बोलते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बनाया जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसीडर एट कैश इक्विवेलेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर, कमर्शियल लाइप्स, इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, ये हम लोगों का आपका कैश इक्विवेलेंट का कैटेगरी में आता है। ठीक है, हर चीज का स्क्रीनशॉट अच्छा से लेना, अच्छा से लिखना, ताकि एक बार के बाद दोबारा देखने का नौबत आपको ना आए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं के रोकड़ प्रवाह का एक उदाहरण कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनमें से किसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। पहला, अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर। देखो गुरुजी, शेयर का काम ना हमेशा हम लोग करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो भाई इसको तो नहीं दिखाएंगे। मशीनरी का क्रय यानी कि परचेज ऑफ मशीनरी, भाई मशीनरी फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, इसको भी नहीं दिखाएंगे। विनियोग का क्रय, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको भी नहीं दिखाएंगे। स्टॉक का क्रय नगद करना, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, हाँ ये जाता है हम लोगों का। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर।
यहाँ बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन पे नगद बिक्री है, कैश सेल्स इज, यहाँ से कौन मेरा कैश सेल्स, मतलब कि कैश सेल्स को कौन एक्टिविटी में दिखाएंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, परिचालन, विनियोजन या वित्तीय। तो ऑपरेटिंग ये जो कैश सेल्स है ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। बस इस चैप्टर में, इस मॉडल पेपर में हम लोगों को इतना ही एमसीक्यू मिला था करने के लिए, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अगर आप नीचे आओगे ना तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। लेकिन कमाल का बात पता है, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आज से ठीक लगभग 3 महीना पहले हम आप लोगों को पूरा अकाउंटेंसी का 75 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन दिए थे, और आप यकीन करो या ना करो, उसी में से सारा का सारा थ्योरी इसमें पूछा है। पूरा मॉडल पेपर में जितना भी थ्योरी पूछा है सब वही थ्योरी है जो हम आप लोगों को ठीक 2-2.5 महीना पहले करवाए थे। और एग्जाम में भी जितना भी थ्योरी आपको अकाउंट से पूछेगा वो वही थ्योरी मिलेगा जो हम आप लोगों को दिए हैं करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सबका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हम दिए थे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको अभी तक वो पीडीएफ नहीं मिला है तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, राहुल कॉमर्स एकेडमी, वहां थोड़ा ऊपर आके ढूंढना, मिलेगा। फिर भी नहीं मिलता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास है, हमको कॉल करो, हम आप लोगों को भेज देंगे। आया समझ में। लेकिन आप उन थ्योरी को करोगे। और अकाउंटेंसी का ये जो सब्जेक्टिव है, इस सब्जेक्टिव को हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और एक एक सब्जेक्टिव का, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, हर एक चीज हम आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है। क्लियर। आया समझ में। कोई और मॉडल पेपर पढ़ना है, जिसका पहले पढ़ना है उसका नीचे हमको कमेंट करके जरूर बता देना। और सब सब मॉडल पेपर का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, सबका लिंक जो है वो मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाओ और जाकर के पढ़ो और एग्जाम में धूम मचा दो।